हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इलेक्स गुरु पर आज हम बात करने वाले हैं दो नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस की, जिनको हम किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। स्टूडेंट्स, ये जो दो लॉज जिनकी हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो लेक्चर्स में, ये नेटवर्क एनालिसिस का या सर्किट थ्योरी का मेरे हिसाब से हार्ट है। जैसे एक इंसान का बॉडी बिना हार्ट के हम इमेजिन नहीं कर सकते, शरीर इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे ही नेटवर्क एनालिसिस को आप बिना केसीएल और केवीएल के इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपको केसीएल और केवीएल समझ में आता है तो आप आसानी से सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं। और बिना केसीएल केवीएल अगर आप प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट आप नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आज हम इसी वीडियो में साइन कन्वेंशन भी पहले डिस्कस करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी भी प्रॉब्लम को डील करते हैं, और जब हम अलग अलग बुक्स से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हमें कई बुक्स में अलग अलग कन्वेंशन मिलते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में मैं कौन से कन्वेंशंस यूज़ करने वाला हूँ, उन कन्वेंशंस के बारे में भी मैं बताऊंगा, और ये कन्वेंशंस मैं कहाँ से ले रहा हूँ इसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो साइन कन्वेंशन और किरचॉफ्स लॉ के लिए इस वीडियो पर आप आखिरी तक बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप ना भूलें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम और ज़्यादा बात नहीं करते हुए किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ और साइन कन्वेंशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साइन कन्वेंशन से हमारा क्या मतलब है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किसी एलिमेंट पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ये रेजिस्टेंस बनाया है, एक जनरल नेटवर्क एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये सपोज मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है या कैपेसिटर है। मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा आप। नेटवर्क एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर आते हैं। हम सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। इन एलिमेंट्स पर जब आप वोल्टेज कंसिडर करेंगे तो उस वोल्टेज की पॉलरिटी आप क्या लेंगे। साइन कन्वेंशन का बेसिक मीनिंग यही है कि जब आप रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर किसी भी एलिमेंट पर वोल्टेज कंसिडर करेंगे तो उसकी पॉलरिटी हम क्या लें, किधर हम प्लस लें और किधर हम माइनस लें। आप कई सारी प्रॉब्लम्स में कई सारे ऑथर्स आप देखेंगे जिसमें उन्होंने इस रेजिस्टेंस के, किसी भी रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल पर पॉजिटिव और सेकेंड टर्मिनल पर इस टाइप से नेगेटिव देखा होगा। दूसरा कन्वेंशन जो लोग यूज करते हैं, इस टर्मिनल पर नेगेटिव और इस टर्मिनल पर पॉजिटिव, ये भी यूज करते हैं। तो देखिए, ये कन्वेंशंस, दोनों कन्वेंशंस का मीनिंग क्या है और हम कौन सा कन्वेंशन यूज करने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। क्यों ये कन्वेंशन है, किस टाइप से ये कन्वेंशन वर्क करता है, और जो कन्वेंशन मैं यूज करूंगा उसको यूज करने से सहूलियत क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये आपका एक बैटरी है, और बैटरी के बारे में हम जानते हैं कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से बाहर आता हुआ हम हमेशा करंट मानते हैं। यहाँ से बाहर आता हुआ करंट हम हमेशा मानते हैं। करंट बाहर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट मानते हैं। तो करंट बाहर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा कन्वेंशंस में आपको मैं नहीं उलझाना चाहता, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए हम सिर्फ यही समझे कि अगर ये V वोल्ट की बैटरी है और इस V वोल्ट की बैटरी का प्लस टर्मिनल जो है, उस प्लस टर्मिनल से जब बैटरी को इस सिंबल से हम बनाते हैं तो एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन हम बनाते हैं। छोटा लाइन नेगेटिव का होता है, बड़ा लाइन पॉजिटिव का होता है। या हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा है कि हम इसको ओवल शेप में इस टाइप से प्लस माइनस से भी डिनोट करते हैं। तो प्लस से हम हमेशा करंट बाहर आता हुआ मानेंगे, और इसको आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। मान लिया मैंने कि यहाँ पर इस बैटरी से जो करंट आ रहा है, ये करंट आगे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस से होकर के गुजर रहा है। ये जो आई करंट हमारा यहाँ से आ रहा था, ये इस रेजिस्टेंस से होकर के गुजर रहा है। अब देखिए, दोनों कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशन क्या है। मैं जो कन्वेंशन यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, ये कन्वेंशन नेटवर्क एनालिसिस के एक बहुत फेमस ऑथर वैन वल्केनबर्ग की बुक से ले रहा हूँ, और मैं उन्हीं को फॉलो भी करूंगा। तो वो क्या कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन ये बोलते हैं कि आप ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल पर देखिए पोटेंशियल ड्रॉप किस तरीके से हो रहा है। यहाँ से जो बैटरी, यहाँ से लेकर के इस पर्टिकुलर टर्मिनल से बैटरी के इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल तक अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ है, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ है तो यहाँ मुझे ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा आगे के कंपैरिजन में। अगर मान लो मैं यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस बैटरी का पोटेंशियल चेक करूं तो ये पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि इस रेजिस्टेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस रेजिस्टेंस पर मुझे के इस टर्मिनल पर मुझे पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा, इस टर्मिनल पर मुझे पोटेंशियल कम मिलेगा। तो ज़्यादा पोटेंशियल वाले टर्मिनल को हम प्लस से और कम पोटेंशियल वाले टर्मिनल को हम माइनस से डिनोट करते हैं, जो कि बैटरी में भी कन्वेंशन होता है। तो इसी कन्वेंशन को वैन वल्केनबर्ग की बुक में फॉलो किया गया है, और मैं भी, और कई सारी बुक्स में इसको फॉलो किया गया है। तो मैं भी इसी कन्वेंशन को यहाँ पर लेकर के और सारी प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। तो हम जब भी किसी भी नेटवर्क में कहीं पर भी अगर मेरा कोई भी रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर कनेक्टेड है और उस रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर में अगर किसी टर्मिनल पर करंट एंटर हो रहा है, तो आप आंख बंद करके उस टर्मिनल पर प्लस मान लीजिए और उसके अपोजिट टर्मिनल पर माइनस मान लीजिए। ये कैसे हो रहा होगा ये भी थोड़ा आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज ये 10 ओम रेजिस्टेंस होता, अगर ये 10 ओम रेजिस्टेंस है सपोज, तो मैं इस 10 ओम रेजिस्टेंस को सपोज 2 ओम रेजिस्टेंस के 5 रेजिस्टेंसेज में डिवाइड कर देता हूँ। हमें पता है कि हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं। तो ये सपोज 2 ओम के हमने यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो टोटल हो गया आपका 10। अब यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इसको पूरा एक यूनिट लेकर के चल रहे हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई करंट मान लो सपोज 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हमेशा फॉलो होगा, V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 वोल्ट होगा अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है और 1 एम्पियर का करंट अगर इस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है। तो अब ये जो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट बेसिकली अंदर ड्रॉप हो रहा है। इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर अगर हम बात करें तो यहाँ से ड्रॉप स्टार्ट हो रहा है और आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ड्रॉप बढ़ता जा रहा है, और ड्रॉप बढ़ता जा रहा है तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मुझे कम होता हुआ मिलता जाएगा। मतलब यहाँ मुझे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल देखूंगा तो ये जो भी बैटरी का पोटेंशियल है वो पूरा पोटेंशियल V मुझे मिलेगा। इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर पूरा V मुझे मिलने वाला है। जैसे जैसे मैं आऊँगा तो यहाँ पर मुझे V-10 हो जाएगा, तो मेरा पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब मैं बैटरी पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लूँगा तो मेरा ये साइन कन्वेंशन हो जाएगा। इस वाले पर 2 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर 2 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 2 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है और बैटरी पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन बैटरी पोटेंशियल कम होने को डिनोट कर रहा है। दूसरा जो कन्वेंशन होता है जिसमें रेजिस्टेंस पर जहां से करंट एंटर होता है वहां पर नेगेटिव टर्मिनल लिखते हैं और जहां से करंट बाहर आ रहा है वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल लिखते हैं। इस कन्वेंशन में बेसिकली आप इस चीज को आसानी से दूसरे तरीके से सोच ले कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं। इसी को अगर मैं 10 वोल्ट कंसिडर करूं और इस टाइप से अगर 5 रेजिस्टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको फिर से एनालाइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियली यहाँ 2 वोल्ट हुआ, फिर ड्रॉप बढ़ा तो 4 हो गया, फिर 6 वोल्ट हो गया, फिर 8 वोल्ट हो गया और फिर फाइनली वो 10 वोल्ट हो जाएगा। मैं 2 वोल्ट इसलिए ले रहा हूँ कि 1 एम्पियर करंट पे यहाँ से बहता हुआ मान रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट इस टाइप से बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है, इसलिए ये कन्वेंशन माइनस प्लस भी चलता है, और बैटरी पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है इसलिए ये कन्वेंशन भी चलता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये देखिए, अगर आपने पहले से अपना कोई कन्वेंशन सेट कर लिया है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने कन्वेंशन से चलिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आप, और थ्रू आउट आपको एक ही कन्वेंशन यूज करना है। आप या तो प्लस माइनस यूज करिए या माइनस प्लस यूज करिए। तो बस हम यहाँ पर जो कन्वेंशन यूज करने वाले हैं वो कन्वेंशन ये रहेगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर जहां से करंट एंटर हो रहा है वहां पर पॉजिटिव ले लीजिए, जहां से करंट बाहर आ रहा है वहां से नेगेटिव ले लीजिए। ये कन्वेंशन क्यों, इसका अभी थोड़ी देर बाद जब मैं केवीएल आपके सामने डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि इस कन्वेंशन को लेकर के चलने से जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, लूप इक्वेशंस बनाऊंगा या मैश एनालिसिस जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम बहुत आसानी से मैश इक्वेशंस बना लेंगे। तो इस कन्वेंशन को आप दिमाग में, उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो इस कन्वेंशन के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉस पर। किरचॉफ्स लॉ की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 किरचॉफ्स लॉ हैं। किरचॉफ्स लॉ हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं किरचॉफ्स जिन्होंने ये लॉज दिए हैं। 2 लॉज हैं बेसिकली, एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KCL हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ C करंट है बेसिकली और यहाँ ये जो V है ये बेसिकली वोल्टेज है। तो हमारे पास 2 किरचॉफ्स के नियम हैं, किरचॉफ्स के लॉ है, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है और दूसरा किरचॉफ्स करंट लॉ है। सबसे पहले मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लेता हूं। तो देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है।
सिंपल है, सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत आसान है, लेकिन इनको समझ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी गाड़ी आसानी से चलती रहेगी। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी में हम फ्यूल भर रहे हैं, और एक बार फ्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर गाड़ी कहीं रास्ते में हमारी नहीं रुकेगी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझने के लिए मैं एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करता हूँ। ये सपोज कोई एक नेटवर्क है, सर्किट है। इस सर्किट में हमने एक सोर्स लगाया है, दो रेजिस्टेंसेस, एक V1 वोल्टेज का सोर्स, एक R1 रेजिस्टेंस, दूसरा R2 रेजिस्टेंस, और सपोज हम एक और सोर्स ले लेते हैं प्लस माइनस V2। ये सपोज एक क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप होने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करूं और वापस किसी पाथ को फॉलो करते हुए उसी पॉइंट पर आ जाता हूं तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप। तो ये एक क्लोज्ड लूप है, और इस क्लोज्ड लूप में मैं मान लेता हूं कि करंट या धारा का मान I है। और अगर इस क्लोज्ड लूप में धारा का मान I है तो अभी जो साइन कन्वेंशन हमने यूज किया उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर R1 रेजिस्टेंस पर जो ड्रॉप होगा वो ड्रॉप हम ऐसा प्लस माइनस I इंटू R1 लेंगे। इस रेजिस्टेंस पर जो ड्रॉप होगा ऐसा हम प्लस माइनस I इंटू R2 लेंगे। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है प्लस माइनस V1 वोल्टेज ड्रॉप हम कह रहे हैं, सॉरी V1 नहीं लेंगे, V1 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, V डैश हम ले लेते हैं, और इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको हम ले लेते हैं V डबल डैश। तो यहां पर देखिए नेटवर्क बहुत ही सिंपल है, हमारा एक क्लोज लूप है, और इस क्लोज लूप में हम ये कह रहे हैं कि दो वोल्टेज सोर्सेस और दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेजेस का, ब्रांच वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। अब यहां पर थोड़ा सा इस चीज को हम समझें, ब्रांच वोल्टेजेस या सभी वोल्टेजेस का, यहां सोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं ना ड्रॉप की हम अलग से बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसी क्लोज्ड लूप में सभी वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। अब इस वोल्टेज में ड्रॉप भी आ गया, इस वोल्टेज में सोर्स भी आ गया, तो अगर इस क्लोज लूप में सभी वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम मैं लेना चाहता हूं तो एल्जेब्रिक सम लेने में देखिए मेरा जो साइन कन्वेंशन को लेकर के स्टिक होने का बात है वो यही है कि आप अब इसमें जब एल्जेब्रिक सम लेने की बात करेंगे तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करिए। सपोज मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब चलता हूं तो मुझे ये V1 वोल्टेज मिलता है। अब जब मैं यहां आगे चलूंगा तो जो साइन पहले आ रहा है उस साइन के साथ आप इस वोल्टेज को लिख लीजिए माइनस V1। फिर यहां पर मेरे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली मैंने वोल्टेज लिया है प्लस I इंटू R1, V इज इक्वल्स टू IR रिलेशन से। यहां पर वोल्टेज लिया है मैंने प्लस I इंटू R2। प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो जिस दिशा में मैं चल रहा हूं उस दिशा में मुझे जो पहला साइन मिल रहा है वो साइन मुझे लिखना है और वोल्टेज लिखना है। KVL है, वोल्टेज लॉ है, और वोल्टेज लॉ है मतलब वोल्टेज लिखना है। कुछ चीजें जब आप करंट और वोल्टेज, देखिए मैं पहले लेक्चर से आपको बोल रहा हूं कि नेटवर्क एनालिसिस, सर्किट थ्योरी अपने आप में बहुत आसान विषय है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं या मैं करंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो मैं वोल्टेज को सोच करके चलूं कि मुझे वोल्टेज ही लिखना है, मैं कहीं करंट ना लिख दूं। अगर मैं करंट की बात करूंगा तो मुझे करंट ही लिखना है। अब वोल्टेज और करंट लिखते वक्त आपको ओम्स लॉ का उपयोग करना है। वोल्टेज लिखेंगे तो V इज इक्वल्स टू IR लिखेंगे, करंट लिखेंगे तो I इज इक्वल्स टू V बाय R लिखेंगे। इतना समझ लो, इतना दिमाग में फिक्स कर लो, आगे की कहानी में बनाते चलूंगा। तो ये हो गया माइनस V1 प्लस IR1 प्लस IR2, और फिर जब आप यहां पर आए तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लस पहले मुझे दिख रहा है तो प्लस V2 इक्वल टू 0। बस यही होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उपयोग करके आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, अगर जैसे सपोज ये पर्टिकुलर जो नेटवर्क दिया है इसमें मान लो मैं ये बोल देता हूँ कि ये V1 का मान 10 है, ये R1 का मान 1 ओम है, R2 का मान 2 ओम है, और V2 का मान सपोज 20 वोल्ट है। तो क्या होगा, -10 प्लस I इंटू 1 प्लस I इंटू 2 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3I इक्वल टू, यहां से प्लस 10 बचेगा तो -10 इधर हो गया, I इक्वल टू -10/3 एम्पियर। अब यहां देखिए ये होगा जब हम जब करंट मानेंगे कभी भी तो हम करंट जनरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मान लेंगे।
अब हुआ क्या, जब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो मुझे ये मिला कि करंट का मान नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट का डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया है उस डायरेक्शन से विपरीत डायरेक्शन में करंट बह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। मतलब एक्चुअल करंट इस पर्टिकुलर सर्किट में ऐसा बह रहा है, और इस करंट का मान क्या है 10/3। तो अब देखिए मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे, इस डायरेक्शन में बहने वाले करंट का मान 10/3 एम्पियर है, इस डायरेक्शन में बहने वाले करंट का मान क्या है -10/3 एम्पियर। तो ये सब कुछ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वोल्टेज लॉ समझ में आया होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार कुछ बड़ी एग्जाम्स में, इवन जेई वगैरह, जेई हुआ, नीट हुआ, ऐसी एग्जाम्स में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये होता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कौन से लॉ पर बेस्ड है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। इसके अकॉर्डिंगली आप ना ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ आप एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर यही हो रहा है। आपके जो सोर्सेस लगे हैं ये एनर्जी सोर्सेस हैं, ये एनर्जी को दे रहे हैं। तो दी गई एनर्जी और ड्रॉप हुई एनर्जी ये बराबर होगी। तो हमने एल्जेब्रिक सम लिया। एल्जेब्रिक सम लेने का मतलब यही है कि हमने जो देने वाली एनर्जी अगर उसको पॉजिटिव लिया है तो जो ड्रॉप होने वाली एनर्जी उसको नेगेटिव ले लिया है, तो दोनों का एडिशन मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। अगले किरचॉफ्स लॉ पर अब हम मूव करते हैं, जो हमारा सेकंड किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स करंट लॉ भी अपने आप में बहुत सिंपल लॉ है। यहां पर हम ये कहेंगे कि किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सर्किट में, किसी नोड पर जब कई सारी ब्रांचेस आकर के मिलेगी, जैसे ये पर्टिकुलर एक नोड में मान लेता हूँ, और एक छोटा सा सर्किट भी बना करके मैं बता देता हूँ। कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये इस टाइप की लाइनें क्यों बना दी गई है। तो ये जैसे सपोज एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमने ये मान लिया है कि ये कुछ सोर्सेस लगे, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस आकर के मिल रही है। तो किसी भी नोड पर, ये हम बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोल रहे हैं एक नोड। ये एक नोड है। मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ नोड, क्योंकि अभी हम जब करंट्स की बात करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन उस एरो से हो सकता है। तो ये नोड है जहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस आकर के मिल रही है। तो यहाँ पर ये हमने एक नोड मान लिया। इस नोड पर जो ब्रांचेस आ रही हैं, इन ब्रांचेस के करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड पर सभी ब्रांचेज में कुछ करंट्स मान लेता हूं, जैसे सपोज मैंने यहाँ देखिए ये करंट लिया है I1 I2, इस नोड I1 I2 और I3 तीन करंट मैंने नोड के पास आते हुए लिए क्योंकि एरो इधर की तरफ है, और ये मैंने I4 करंट नोड के बाहर जाता हुआ लिया है, I5 भी मैंने नोड के बाहर जाता हुआ लिया है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलता है कि इन सभी करंट्स का बीजगणितीय योग 0 होगा, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। एल्जेब्रिक सम 0 होने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर नोड के पास आने वाले करंट को एक साइन ले लूं, तो नोड के दूर से दूर जाने वाले करंट का मैं अपोजिट साइन लूंगा। तो पास आने वाले को अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो दूर जाने वाले को मैं नेगेटिव ले लेता हूं। तो इनका ये जो साइन के साथ एडिशन है, जिसको हम एल्जेब्रिक सम या बीजगणितीय योग कहते हैं, ये 0 होता है। जब आप इसी इक्वेशन को फर्दर सोल्व करते हैं तो देखिए एक और डेफिनेशन किरचॉफ्स करंट लॉ की आपके सामने आ जाएगी। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। मतलब नोड के पास आने वाले करंट का योग नोड से दूर जाने वाले करंट के योग के बराबर है। इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, एडिशन ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो बहुत ही आसान है। ये जो पर्टिकुलर किरचॉफ्स करंट लॉ है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर कैसे बेस्ड है, हम ये कह रहे हैं कि जो चार्ज है, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, सपोज यहाँ से इस पर्टिकुलर नेटवर्क में मैं बात करूँ, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आप चार्ज को कहीं पर भी खत्म नहीं कर सकते। आप जो भी चार्ज है वो चार्ज फ्लो होकर के कहीं ना कहीं जाएगा। तो अगर इधर से कुछ चार्ज आ रहा है, कुछ इधर गया तो कुछ इधर जाएगा, मतलब आने वाला चार्ज और दोनों ब्रांचेस में जाने वाला चार्ज बराबर होगा। तो इसी पर एनर्जी, ये जो पर्टिकुलर किरचॉफ्स करंट लॉ ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, और हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है।
तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर लॉज हैं, इन लॉज का यूज करके हम नेटवर्क एनालिसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस, आपने सुना होगा मैश या लूप एनालिसिस और नोड एनालिसिस, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है, जिन टॉपिक्स की सहायता से आप आगे की पूरी कहानी बनाएंगे, ये हम अब समझ सकते हैं अगर हमें इतना किरचॉफ्स लॉ के बारे में, बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में, सोर्सेस के बारे में, ये सब अगर हमने देख लिया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी पर बेस्ड प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर से देख लें। अगले वीडियो लेक्चर में हम नोड और मैश एनालिसिस लेकर के आपके सामने जल्दी ही आएंगे। तो बने रहें एलेक्स गुरु पर, वीडियोस पूरे देखें, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।